नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं कुछ अलग-अलग पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत। क्या सिद्धांत था कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी। अलग अलग लोगों के द्वारा कांग्रेस संगठन के ऊपर कुछ टिप्पणियां की गई, उनको हम देखने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, जिसे हम उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी चरण के रूप में हम प्रथम चरण को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे 1885 से लेकर के 1905 तक जो उदारवादी चरण था, यानी कि जो नरम दल था, उसने क्या क्या एक्टिविटी की या राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया या क्या क्या कार्य किया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें हम देखेंगे कि जो उग्रवादी चरण है, यानी कि जो नरम दल है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि नरम दल का जो सेशन था, यानी 1905 से लेकर के 1919 तक में इन्होंने इन्होंने क्या क्या अभियान चलाए या कौन कौन सी ऐसी चीजें की जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई हैं या उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हम ऐसे ही नए नए वीडियोस और जानकारी से भरे हुए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट तीसरे के बारे में। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें देखिए। और ये क्रमबद्ध तरीके से है, अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो ये एक कहानी जैसे, या कह सकें कि एक माला में जो मोतियां पिरोई गई हैं, उस तरह से एक के बाद एक के बाद एक चलता रहेगा और ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत क्या रहे। ठीक है, अगर हम देखें पहला पॉइंट, कांग्रेस से संबंधित, यानी कांग्रेस का यहाँ तात्पर्य है आईएनसी से, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सिद्धांत क्या था या मत क्या था, ये क्यों बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, ये हम देखने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि आईएनसी की जो स्थापना हुई, वो 1885 में हुई, दिसंबर 1885, है ना। किसके द्वारा की गई? तो ये की गई ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड अधिकारी थे ब्रिटिश साम्राज्य के या ब्रिटिश हुकूमत की। ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो इसमें और क्या हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जब ये कांग्रेस बना तो उस समय जो वायसराय था, हमने लिखा था पीछे वाले वीडियो में, हमने बात किया था कि उस टाइम जो कांग्रेस जब आईएनसी बना तो जो भारत का वायसराय था वो कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन, है ना। उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे, और इनका जो शासन काल रहा था 1884 से लेकर के 1888 तक का शासन काल था। इसी दौरान ये ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड डफरिन के ही परामर्श पर लॉर्ड डफरिन के ही परामर्श पर एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, या हम ये कहें कि आईएनसी की स्थापना की। इसके पीछे हमने लॉजिक भी देख लिया था। क्या लॉजिक था? तो ये एक तरह से एक ऐसी बॉडी या ऐसा संस्थान, या कह सकते हैं कि ऐसी संगठन बनाना था कि जो 1857 की क्रांति से विफल हुए जो लोगों के द्वारा जो एक असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी, या ये कहें कि एक आक्रोशित जनता को शांत कराने के लिए कांग्रेस जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उसकी एक सोची समझी चाल थी। इसके तहत वो क्या करना चाहते थे कि जो भारतीय जनता को दिखाना चाहते थे कि नहीं, हम आपके लिए एक ऐसी संस्था बना रहे हैं जो आपके ही बीच से होगी, आईएनसी।
यानी आपके ही बीच से एक ऐसी संस्था हम तैयार कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी बातों को आईएनसी को देंगे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपनी आप बातों को या अपनी भावनाओं को या जो अपनी जरूरतें हैं या जो आप कहना चाहते हो आईएनसी से कहोगे, और आईएनसी जो है हम अंग्रेजों से कह करके या हमारी ब्रिटिश हुकूमत से कह करके आपकी प्रॉब्लम को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ अगर हम कहें कि ये अंग्रेज या ब्रिटिश हुकूमत है अगर, तो और ये जो भारतीय जनता है, ये जो भारतीय हैं, इनके बीच में एक आईएनसी नाम के करके एक संगठन को क्या कर दिया गया, स्टैंड कर दिया गया कि भारतीय अगर कोई देखेगा, भारतीय को क्या लगा, यानी ये दिखाने के लिए बनाया गया कि भारतीयों को लगे कि हमारी एक संस्था बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, लेकिन इसका वास्तविक रूप जो था वो क्या था, ये इंग्लिश ब्रिटिश की एक संस्था थी। ये एओ के द्वारा बनाई गई या लॉर्ड डफरिन के आदेश पर या परामर्श से हम कहें तो ये एक ऐसी बॉडी बनाई गई, एक ऐसा संगठन बनाया गया कि भारतीय जो है विश्वास करने लग जाए अंग्रेजी हुकूमत पर कि हम अंग्रेजी हुकूमत जो है हमारा बहुत ज्यादा उत्पीड़न नहीं कर रही है, हमारे बारे में भी सोच रही है। ठीक है, तो ये संगठन इसलिए सिर्फ बनाया गया कि जो भारतीय आक्रोशित थे, जो गुस्से में थे, इनको शांत कराने के लिए एक ऐसी बॉडी बना करके दे दी गई कि नहीं, ये आपकी संस्था है, इसके बारे में आप जो भी कहना है कहें और अपनी तकलीफों को या अपनी दिक्कतों को बताएं, और ये बॉडी हमारे द्वारा जो भी होगी प्रॉब्लम को आपकी क्या करेगी, सॉल्व करेगी। लेकिन होना क्या था, ये तो अंग्रेज की एक संस्था थी, है ना, ये अंग्रेज की एक संस्था थी और ये ऐसा कुछ भी नहीं होना था। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी एक बॉडी को या किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी किसी को तकलीफ होता है वो इनसे आके मिले, और वो व्यक्ति क्या है, मेरे द्वारा ही अपॉइंट किया गया है, तो मेरी बात मानेगा या आपकी बात मानेगा? जाहिर सी बात है, मेरे द्वारा अपॉइंटमेंट है तो मेरी बात मानेगा। भले आप उसको अपनी तकलीफ बताओगे, लेकिन मैं जैसे कहूंगा वो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक वैसे ही ये अंग्रेजों ने क्या किया था, आईएनसी एक संस्था बना दी और ये भारतीयों के लिए एक ऐसी बॉडी बना करके दे दी या ऐसा संस्था बना करके दे दिया कि आप इस पे विश्वास करने लग जाओ और जो आपका गुस्सा है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके शांत होने लग जाए। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें सफलता अंग्रेजों को नहीं मिली थी, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, आक्रोश को शांत करने के लिए ये 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो आक्रोश था या जो इसकी विफलता की जो गुस्सा था, ये भारतीयों ने अंग्रेजों पे उतारना चाहा, लेकिन बीच में ही इन्होंने एक ऐसा संस्था बना दिया। ठीक है, अब ये आईएनसी को और क्या नाम दिया, लाला लाजपत राय ने एक पत्रिका है यंग, यंग पत्रिका, पत्रिका है क्या, यंग इंडिया पत्रिका है, इसमें एक लेख लिखा लाला लाजपत राय, यंग इंडिया के, यंग इंडिया, सॉरी, यंग इंडिया एक पत्रिका है। इसी के लेख में, ये लेख किसका था, तो लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत राय का एक लेख था जिसमें इस आईएनसी को क्या कहा गया, सेफ्टी वाल्व कहा गया। यानी अंग्रेज जो है इस आईएनसी को क्यों लेकर के आए थे, ये अपने आप को बचाने के लिए लेके आए थे, यानी अपने आप को भारतीयों के गुस्से से डायरेक्ट कहीं इन्हें नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये आईएनसी को लेकर के आए थे। और यंग इंडिया के एक लेख में लाला लाजपत राय ने इसे सेफ्टी वाल्व सिद्धांत कहा था, ये सेफ्टी वाल्व वाल्व सिद्धांत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। लाला लाजपत राय ने इसके बारे में लिखा था यंग इंडिया की पत्रिका में कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य जो है राजनीतिक आजादी हासिल करने की से कहीं ज्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आने वाले खतरों से बचाया जा सके। यानी सीधे सीधे ये कहना था, ये चाहते थे कि ये जो आईएनसी की स्थापना हुई थी, ये कांग्रेस भारतीय राजनीति को या राजनीतिक आजादी देने से कहीं ज्यादा इसके पीछे आईएनसी को बनाने का जो इनका उद्देश्य था, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने, है ना।
आईएनसी इसलिए बनाया गया था क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य से जो खतरा आने वाला था भारतीयों के गुस्से से, उसको सेफ किया जा सके, बचाया जा सके। बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या था? कांग्रेस से संबंधित टिप्पणी। ऐसे कौन कौन से लोग थे जो कांग्रेस से संबंधित, यानी कांग्रेस पर, यानी हम ये कहें कि आईएनसी पर कुछ टिप्पणियां की, कुछ ऐसी बातें कही जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है हमें पढ़ना। संबंधित टिप्पणी। तो आइए कांग्रेस यानी आईएनसी से संबंधित टिप्पणी को हम देखते हैं। ठीक है, क्या टिप्पणी थी? तो सबसे पहले हम देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या कहा गया था आईएनसी के बारे में? तो यहां कहा गया था कि कांग्रेस जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस किया यानी आईएनसी के बारे में क्या कहा था, या ये दिया जाता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये किसका कथन है? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर दूसरी टिप्पणी की बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित है और ना ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया है। यानी ये कहा जाए तो कांग्रेस के लिए ये कहा था इन्होंने, जाहिर सी बात है, कांग्रेस क्या बना था? कांग्रेस जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अंग्रेज ऐसा दिखाना चाहते थे कि जो आईएनसी है ये भारतीय लोगों के लिए या भारतीय लोगों के राजनीतिक या सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखने, सुनने और उसके पर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कहा कांग्रेस आंदोलन जो है न तो लोगों द्वारा प्रेरित, यानी लोगों का मतलब है कि शुद्ध भारतीय लोगों के द्वारा, है ना, लोगों द्वारा प्रेरित था, और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। आगे देखते हैं अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा था। अश्वनी कुमार दत्त ने आईएनसी के बारे में कहा था कि वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि जो कांग्रेस का सम्मेलन है, देखिए अभी हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो प्रत्येक साल 3 दिनों के लिए होता था। कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो क्या है? 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा है।
कहने का मतलब है कि कांग्रेस जब भी सम्मेलन करती थी तो प्रत्येक साल जब भी इसका सेशन होता था यानी कि अधिवेशन होता था तो 3 दिन तक चलता था। तो अश्विनी कुमार दत्त ने ये इसको कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है या जो अधिवेशन है वो 3 दिन का तमाशा है, यानी लोगों को दिखाया जाता है कि हम अधिवेशन कर रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसलिए ये टिप्पणी ऐसी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, डफरिन ने इसके बारे में क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने इसके बारे में क्या कहा था? ये कहा था कि ये जो संगठन है ये जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या तुच्छ है। अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है? तुच्छ है, यानी कम है। यानी ये इनका कहना था कि जो कांग्रेस है या जो आईएनसी है ये एक छोटी सी संख्या को या एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा यूनिट है और ऐसे लोगों का ये प्रतिनिधित्व करती है जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, छोटे वर्ग के हैं और जिनकी संख्या जो है क्या है? मामूली सी है। ये हमारा कुछ ऐसा बिगाड़ नहीं सकते हैं या ऐसा कुछ नुकसान हमारा नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कर्जन ने क्या कहा था। कर्जन ने आईएनसी के बारे में क्या कहा था? तो कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में इसकी मदद कर सकूं। यानी इसने कहा था कि कांग्रेस जो है अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। और इन्होंने ऐसा कहा था कि कांग्रेस जो है अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं ऐसा सोचता हूं या ऐसा चाहता हूं, है ना? यानी और मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में सहायता दूं या मरने में मदद करूं। ठीक, ये जो टिप्पणियां हैं बहुत ज्यादा, कहने का मतलब है कि इन टिप्पणियों का जो पार्ट है ये ऐसे कह दिया जाएगा कि अपने कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये कथन किसका है? तो आपको ध्यान रखना होगा ये कथन किसका है? ये कथन कर्जन का था। ठीक है, एक लास्ट टिप्पणी देखते हैं इसके बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था इसके बारे में? तो इसके बारे में इसने कहा था कि यदि हम वर्ष में यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता था या ऐसी इसकी आईएनसी की जो शैली थी, कार्यशैली, ये क्या करते थे, साल में एक बार अधिवेशन बुलाते थे और 3 दिन तक वो अधिवेशन चलता था। तो अधिवेशन में कुछ चीजें पारित होती थी, कुछ पिछले साल के रिकॉर्ड के बारे में चर्चा होता था, फिर अगले साल की जो कार्य था उस कार्य प्रणाली थी उस पर चर्चा होती थी, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए तिलक ने ये कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर हम वर्ष में एक बार, जैसे क्या होता है कि बरसात के दिनों में मेढक क्या होता है, बरसात के दिनों में हर साल मेढक टर्राते हैं,
कब टर्राते हैं? सिर्फ बरसात के दिनों में। यानी उनका एक सीजन है, एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी दिन उसी टाइम वो टर्राते हैं, इसके बाद पूरे सालों क्या होते हैं? गायब रहते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो आईएनसी थी बाल गंगाधर तिलक के नजर में या इनके सोच में वो क्या थी? साल में एक बार आती थी और अधिवेशन करके टर्राती थी कि नहीं, हम आंदोलन के लिए ये कर रहे हैं, हम आजादी के लिए ये कर रहे हैं, हम अंग्रेजों से बात कर रहे हैं, और उसका कोई फायदा नहीं होता था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता था। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो इससे कुछ होने वाला नहीं है या इससे कुछ मिलने नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में अपने। और ये क्या है हमारा तीसरा पॉइंट? तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कैसा रहा। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण क्या था? तो सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं हम उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, तो उदारवादी चरण कब से कब तक चला? तो ये चला 1885 से लेकर के 1905 तक। यानी इसमें क्या हुआ कि जो नरम दल था, या कह सकते हैं कि जो नरम दल के जो अनुयायी थे, उदारवादी चरण के जो अनुयायी थे या जो उनको मानने वाले थे, है ना, इनका ये वर्चस्व रहा। और कहने का मतलब है कि ये अनुनय विनय करते रहे अंग्रेजों से, भाषण देते रहे, लेख पत्रिकाओं में लिखते रहे अपनी अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं संगठन का प्रभाव कहां तक था। ये उदारवादी जो चरण इस संगठन का था, संगठन का प्रभाव देखने वाले हैं। संगठन का प्रभाव, तो देखिए इस संगठन का बहुत ज्यादा प्रभाव डीपली भारत पे नहीं पड़ा था। इसका प्रभाव जो है सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, यानी हम ये कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी क्षेत्रों, या हम ये कहें जो शिक्षित भारतीय थे, शिक्षित भारतीय या शिक्षित लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, शिक्षित लोगों के, जैसे शिक्षित लोगों में कौन आ गया? तो वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, प्रोफेसर, लेखक और पत्रकार या साहित्यकार। ये सभी लोग ये क्या होते थे? पत्रकार, साहित्यकार, ये सभी क्या आ गए? शिक्षित लोगों में आ गए, ये सभी थे। अब इसमें क्या कौन नहीं था? ये संगठन का प्रभाव बस यहीं तक था। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित लोग जो थे, जैसे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, है ना, पत्रकार, साहित्यकार, ये आदि लोगों तक ही इस संगठन का प्रभाव था। यानी ऐसे ही लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे, तो इससे बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अंग्रेज जो थे काफी समय से जमे हुए थे। तो कुछ लोगों को लेकर के अगर आप हो हल्ला करोगे, या वो भी हो हल्ला नहीं कर रहे थे, ये कर क्या रहे थे? सिर्फ पत्र में लिखते थे, पत्रिकाओं में लिखते थे, समाचार पत्रों में अपने राइट के लिए या जो मांग है उसके बारे में लिखते थे। तो इससे सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इसमें शामिल कौन नहीं था? तो आम किसान, अगर हम कहें आम जनता, आम जनता, महिला, किसान, इससे जुड़े हुए नहीं थे, इससे ये नहीं जुड़े थे, ये सभी जुड़े थे। तो इसका सबसे ज्यादा इस प्रभाव ये पड़ रहा था। ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये उदारवादी चरण जो है विफल हो देखा, या विफलता की ओर जा रहा था, इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इसमें कर क्या रहे थे ये लोग? अभी हमने बात किया, इनका जो तरीका था कार्य करने का, कार्य शैली जो थी इनकी कैसी थी?
क्या करते थे? तो इनकी जो कार्यशैली थी अनुनय विनय, यानी रिक्वेस्ट करना कि नहीं हमें आजाद कर दो, हमारी ये मांगे हैं ये मान लो। तो इस पे अंग्रेजी जो प्रशासन है वो सुनती नहीं थी। प्रतिवेदन, है ना, लेख, भाषण, ये सारे करते थे। तो इसके माध्यम से क्या होती थी, इन्हीं माध्यमों से क्या करते थे, ये अंग्रेजी हुकूमत के आगे अपनी मांग रखते थे। हुकूमत के सामने अपनी मांग रखते थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब देख लेते हैं इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे। ठीक है, अगर हम बात करें उदारवादी चरण की या जो नरम दल की, तो प्रमुख जो नेता थे इसमें उदारवादी चरण के, इसमें थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू सी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सभी जो मुख्य या प्रमुख नेता थे। हाँ, ये कौन से नेता हो गए भाई? तो ये कौन से नेता थे? तो ये जो थे वो नरम दल के नेता थे, यानी कि उदारवादी नेता थे। अब देखते हैं जो इनकी कार्य प्रणाली थी। अभी हमने ऊपर भी बात किया, जो कार्यशैली थी, क्या करते थे? तो ये अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके समाचार पत्रों से लोगों को जागरूक करते थे। अगर हम बात करें इनकी कार्य प्रणाली की, तो इनकी कार्य प्रणाली कैसी थी उदारवादी नेताओं की? तो अधिवेशन में जो भी था वो प्रस्ताव पारित करते थे। पहले प्रस्ताव पारित करते थे अपने अधिवेशन में, फिर इसके बाद समाचार पत्रों से लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट देखिए इनका कि ये उस समय बहुत ज्यादा भारतीय जो थे वो एजुकेटेड तो थे नहीं। तो अभी हमने ऊपर बात किया कि इनसे जुड़ा कौन था, जो उदारवादी नेता थे इनसे जुड़े कौन थे? जो पढ़े लिखे थे, जो शहरी लोग थे, यानी वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, यही लोग जुड़े थे। तो समाचार पत्रों में अगर आप अपने बातों को या अपनी जो मांग है इनको लिखोगे, तो भारतीय लोग कैसे जुड़ेंगे? जो आम जनता है, ये इसको पता ही नहीं है कि आपने क्या प्रस्ताव पारित किया या आप किसके लिए लड़ रहे हो। ये सारी चीजें उनको पता ही नहीं चल पाती थी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये समाचार पत्रों से लोगों को जागरूक करने का काम करते थे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको क्या पता कि आप अपने प्रस्ताव में क्या दे रहे हो, क्या मांग रहे हो। तो लोगों को जागरूक करने का ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये विफल हो पा रहा था, ये विफल हो जा रहा था इनका। बहुत ज्यादा तक लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रहे थे। इनकी दूसरी अगर कार्यप्रणाली की बात करें, वो क्या थी? तो मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी, देखिए अब यहाँ पे कि क्या हुआ कि जो भारतीय थे यानी कि जो उदारवादी नेता थे, ये ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में
एक समिति बनाई। कौन सी समिति? तो भारतीय सुधार समिति। ठीक है, ब्रिटेन में ये बनाई गई दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति। ये किस लिए? तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत है ये हमारी मांगों को माने, जो हम कह रहे हैं वो इसको माने, इसलिए ब्रिटेन में जाकर के दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में एक समिति बनाई गई, भारतीय सुधार समिति। यानी यहां से हम कुछ प्रेशराइज करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, तो शायद वो हमारी बातें मान ले, लेकिन यहाँ भी ये क्या हो रहे थे? विफल हो रहे थे। ये कोई बहुत ज्यादा प्रभावित ये नहीं कर पा रहे थे। फिर इसके बाद देखेंगे, एक इसमें पॉजिटिव बात आई क्या? 1892 में 1892 में जो है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, यानी कि इनके द्वारा एक भारतीय अधिनियम परिषद पारित किया गया। और ये अधिनियम परिषद क्या करता था? इससे जो है भारत के लोगों का जो राजनीतिक अधिकार था वो थोड़ा क्या हुआ, पूरा ही लिख लेते हैं हम, यानी राजनीतिक, इसका फायदा क्या हुआ? राजनीतिक अधिकार जो है, अधिकार में भारतीय का भारतीय अधिकार जो है, राजनीतिक अधिकार में भारतीय लोगों को थोड़ा बढ़ावा मिल गया, है ना। इसमें इसकी जो अधिकार क्षेत्र था वो क्या हो गया, थोड़ा पहले से बढ़ गया। एक अधिनियम परिषद ये 1892 में लागू हुआ, यानी कि एक भारतीय अधिनियम परिषद आया जिसके द्वारा राजनीतिक अधिकार जो है भारतीय लोगों का थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, बढ़ गया। एक ये पॉजिटिव चीज सामने निकल करके आई नरम दल से, यानी कि उदारवादी कार्य प्रणाली। आगे देखते हैं और क्या हुआ। तो इसमें अगर हम बात करें, एक चीज और हम देखते हैं कि इनकी कार्यप्रणाली में क्या खास रहा। तो एक चीज और देखने को मिलता है कि इनके अधिवेशनों को अगर आप देखो तो अधिवेशनों में आपको क्या मिलेगा? इनके अधिवेशन में क्या मिलता है कि जो प्रथम चरण में कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष रहा, यानी ये कैसा रहा? तो धर्मनिरपेक्ष रहा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को अपना अध्यक्ष बनाता रहा, है ना, सभी धर्मों से लेता रहा। यानी जो इसके अध्यक्ष थे शुरुआती कुछ समय में, ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें प्रथम हिंदू, है ना, जो प्रथम अधिवेशन था उसमें कौन से प्रथम हिंदू थे? कौन? WC बनर्जी। ठीक है, ये कब था? 1885 में। अगर हम बात करें वहीं 1886 में, तो इस टाइम कौन थे भाई? तो प्रथम पारसी थे। और ये कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ये थे दादा भाई नौरोजी 1886 में। यानी ये प्रथम अधिवेशन, ये द्वितीय अधिवेशन। अगर हम बात करें तृतीय अधिवेशन में कब हुआ? 1887 में। ये कहाँ हुआ था भाई? जैसे अगर ये इसकी बात करें तो ये हुआ था बंबई में, है ना। ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। अगर हम तृतीय अधिवेशन की बात करें 1887 में जो हुआ था, यहाँ पे कौन था भाई? तो अध्यक्ष इसके बने थे प्रथम मुस्लिम। और ये कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना। इनका कहाँ था अधिवेशन? ये जो हुआ था वो कहाँ था भाई? तो ये था मद्रास में। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर हम बात करें 1888 में देखें, ये कौन सा था? चौथा अधिवेशन था, है ना। तो यहाँ पे प्रथम अंग्रेज भी अध्यक्ष बन गया था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, कौन था ये? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। ये कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था।
तो इस तरह से क्या दिख रहा था कि ये जो कांग्रेस थी यानी आईएनसी थी, वो क्या थी, धर्मनिरपेक्ष थी, किसी एक धर्म के साथ जुड़ करके नहीं चल रही थी, सभी धर्मों को क्या कर रही थी, लेकर के चल रही थी। अब आगे जान लेते हैं इनकी मांगे क्या थी, ये क्या अंग्रेजों से क्या मांग करते थे। ठीक है, इनकी मांगे देखते हैं क्या थी। तो जो मुख्य मांगे थी इनकी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांगे थी, सबसे पहले सिविल सेवा का भारतीयकरण हो जाए, यानी जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा अधिकारी हैं, उसमें भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, सेवा का भारतीयकरण, है ना। ठीक है, दूसरी मांग क्या थी इनकी, विधानसभा में इनका विस्तार हो, विधानसभा में ये विस्तार चाहते थे। विधानसभा का ये विस्तार चाहते थे। तीसरी मांग क्या थी भाई, तो ये चुने हुए सदस्यों की सहभागिता चाहते थे, क्योंकि उस समय लोग, अंग्रेज जो है अपने से न वो कर देता था, क्या बोलता था, मनोनीत कर देता था। तो ये चुने हुए जो सदस्य थे, जो विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य थे, चुने ये जो क्या कहते हैं, नरम दल था, ये चाहता था कि जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी सहभागिता, सदस्यों की सहभागिता, यानी चुने हुए सदस्य आए, है ना। और क्या थी, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार चाहते थे ये, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार चाहते थे ये भारत में। मांग तो कुछ भी गड़बड़ नहीं था, और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा की व्यवस्था बढ़ाने के लिए ये कह रहे थे। उच्च शिक्षा तो थी, लेकिन इसकी व्यवस्था क्या थी, थोड़ी कमजोर थी, लचीली थी, व्यवस्था बढ़ाने की मांग थी इनकी, है ना। आगे क्या था, सिंचाई योजना चाहिए था इनको, कि कुछ सिंचाई के बारे में, क्योंकि खेती जो है कम होती थी, लगान ज्यादा लिया जाता था, सिंचाई का कोई ऐसा साधन नहीं था, सिंचाई योजना पे कुछ कार्य चाहते थे ये। इसके साथ साथ कृषि बैंकों का भी स्थापना होना चाहिए था, यानी कि जिसको पैसे लेने की जरूरत हो खेती करने के लिए, है ना, उनको ये प्रोवाइड हो सके, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था जो है अंग्रेजी सरकार नहीं करना चाहती। तो इससे क्या हो रहा था, लोगों को नुकसान हो रहा था, लोगों में एक डर की भावना थी, क्योंकि खेती हो नहीं पाती थी, और लगान जो था वो टाइम से चाहिए होता था, ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता था। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मेन का एक फंडा था क्या, कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे जो डोमिनियन का, कहने का मतलब है स्वशासित उपनिवेशों के तर्ज पे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर के स्वशासन की मांग थी। यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पे भी ब्रिटिश सरकार का क्या था, अधिकार था, यानी कि वहां भी एक अपना राज्य शासन चला रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का जो शासन था अंग्रेजी ब्रिटिश का, ये कैसा था, ये डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्वशासन करता था, और उस पर जो अपना हेड होता था वो कौन होता था, ब्रिटिश साम्राज्य का होता था। यानी उस तरह से ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन चाहते थे, यानी हम शासन करें, भारतीय शासन करें, लेकिन किसके अंदर रह करके, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर काम करें, ऐसा ये चाहते थे। क्योंकि अभी क्या था, इस समय क्या चल रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य डायरेक्ट शासन कर रही थी भारतीयों पर, लेकिन जो इनकी मांगे थी, या जो इनका जो डिमांड था, ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर ही आप हम पे शासन करो, लेकिन हम खुद जो है, हम अपना शासन खुद चलाएं, और हम आप हम पर शासन करो, यानी आप ऊपर से देखो, है ना। अगली मांग क्या थी, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता।
ठीक है, ये मांगे थी। आइए बात करते हैं अब इनके परिणाम के बारे में। रिजल्ट क्या आया इतनी मांगों, इतनी वो आंदोलनों के बाद या इतने सारे लेख पत्रों भाषणों के बाद रिजल्ट क्या आया, यानी हम बात करेंगे क्या परिणाम के बारे में, क्या परिणाम मिला इस सारी एक्टिविटी के बाद। तो सबसे पहली चीज कि जो ये उदारवादी थे, इनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। देख सकते हैं, मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं। ठीक है, यानी इस तरह से ये क्या कह सकते हैं कि ये अपनी रणनीति में क्या रहे, विफल रहे। जो उदारवादी थे ये अपनी रणनीति में विफल रहे। ठीक है, अगर हम ये कहें, अगर इसका परिणाम क्या निकलता है, इतनी ये मांग कर रहे थे नरम तरीके से या उन्होंने विनय करके या प्रतिवेदन करके, तो ये कुछ भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका क्या चीज निकल करके सामने आता है कि जो अंग्रेज थे, ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज दबाव और कह सकते हैं दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं, है ना। ये इसका रिजल्ट यही निकलता है कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। और उदारवादी नेता क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और ये उसकी भाषा को नहीं समझे या उस पर कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। इस तरह से कह सकते हैं कि उदारवादी अपनी रणनीतियों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था, उसी रणनीति के आधार पे ही चल रहा था। इतने सारे मांग जो है रिजेक्ट किए गए, वो वापस लौटा दिए गए पत्रों को, फिर भी वो अपनी रणनीतियों को चेंज नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो युवा पीढ़ी थी भारत की, वो इनसे थोड़ा थोड़ा कटने लगी, अलग होने लगी। और इसी का एक बड़ा कारण बनता है कि जो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें दो फाट हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक गर्म दल का और एक नरम दल का। इस तरह से ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस दौर में जो है काफी ज्यादा हद तक क्या कह सकते हैं, कमजोर रही या विफल रही अपने कार्यशैली को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसी में आगे, आइए बात करते हैं, यहाँ पे ये खत्म हो गया है क्या प्रथम चरण। नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, बात करेंगे हम यहाँ द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण कैसा था, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कब से कब तक चला, तो ये चला 1905 से लेकर के 1919 तक। इनका कह सकते हैं कि एक तरह से आंदोलन चलता रहा। अब यहाँ पे क्या कारण होता है द्वितीय चरण का, या कह सकते हैं कि 1905 से लेकर 1919 तक का ये जो सेशन था, इसका क्या कारण था कि ये द्वितीय चरण के रूप में माना जाता है। देखिए, प्रथम चरण को ऐसा नहीं है कि ये टाइम बट गया या उस समय अंग्रेज अलग थे या लोग अलग थे, नहीं, लोग तो वही थे, बस जो है कार्यशैली बदल गई। यहाँ पे प्रथम चरण में क्या था, अनुनय विनय प्रतिवेदन पत्र लेखन भाषण, इन सबसे मनाने की चेष्टा हो रही थी कि मान जाओ भाई मान जाओ, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो इसलिए ये द्वितीय चरण शुरू हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो उदारवादी नेता के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, यानी जुड़े तो वही मैं कह रहा हूं, अभी बात हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके दो पार्ट हो गए, एक नरम दल और एक गर्म दल के रूप में। तो ये गर्म दल निकल करके आया कहाँ, कोई बाहर से नहीं निकल के आया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही कुछ लोग थे जो इनकी नीतियों के काफी आलोचक थे। जैसे ही कोई नीति बनाते थे कि नहीं, हम पत्र लिख करके फलाने गवर्नर को भेजते हैं, वायसराय को भेजेंगे, इसका कुछ रिजल्ट आएगा, तो ये मन ही कहते थे जाओ कुछ नहीं होने वाला है, भेज के देख लो। तो ये इनके नीतियों के पहले से ही आलोचक थे, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें और मतलब निराश होने लगे ये अपने नीतियों से, तो ये जो है धीरे धीरे अपनी भावनाओं को, या कह सकते हैं कि अपनी जो बातें हैं इनको व्यक्त करने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे क्या बन के निकल गया, यहां से उभर करके सामने आया क्या, गरम दल। और गरम दल में जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, तो मुख्य नेता के रूप में थे लाल, बाल और पाल। अभी हमने पीछे वाले वीडियो में भी देखा है, लाल बाल पाल सबको पता होगा, लाला लाजपत राय।
बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ साथ एक और थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ये मुख्य नेताओं में थे। इसके गरम दल के, गरम दल के मुख्य नेताओं में आते थे ये लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ठीक है, इनका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य सेम था, क्या? आजादी। लेकिन वहां पे क्या था? स्वशासन करना था अंग्रेजों के अधीन रह करके। लेकिन इनका क्या था? डायरेक्ट ये कहते थे कि भाई हम तो स्वराज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। इनका लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति। ठीक है, हमें आपके अंडर काम नहीं करना है, आप यहां से जाओ, हम खुद अपना संभाल लेंगे। इनका ऐसा मानना। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में कि जो ये जो गरम दल था, इसके बनने के लिए क्या, इसके पीछे क्या कारण रहा। यानी हम ये कहें कि गरम दल बनने के लिए, या गरम दल जो बना या जो जन्म लिया, ये कह सकते हैं गरम दल को जन्म देने का जो कारण था वो क्या था? जन्म देने का कारण क्या रहा? ऐसा क्या कारण था जो गरम दल बन करके उभर आया या निकल आया? तो सबसे पहली चीज कि कुछ ऐसी ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी जो भारतीय लोगों को क्या कर रही थी? भड़का रही थी। यानी एक तरह से घी में आग डालने का काम कर रही थी। भड़के तो पहले से थे, लेकिन कुछ इसी समय कुछ ऐसी नीतियां ये अंग्रेजी हुकूमत लेकर के आई, जैसे अगर हम कहें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट ये कब आया? ये आया 1878 में। ठीक है, इसमें क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भाई? तो इसमें ध्यान दीजिए कि ऐसा था कि अंग्रेजी हुकूमत ने किसी भी प्रेस वाले को ये बोल रखा था कि अगर मेरे खिलाफ तुमने लिखा या तुम्हारे प्रेस में ऐसा कुछ मेरे हमारे खिलाफ लिखा गया, तो हम तुम्हारे प्रेस को क्या कर देंगे? सील कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी अगर तुम कुछ भी लिखोगे तो पहले हमें चेक कराओगे, हमसे सैंक्शन लोगे कि नहीं तुम्हारा जो लेख है वो सही है या गलत है। हम निर्धारित करेंगे कि तुम इसे लोगों तक पहुंचाओगे, छापोगे या नहीं छापोगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कितना कठिन था, 1878 में आया। ये लोगों को और मतलब दुखी कर दिया, ये ऐसा थोड़ी होता है। फिर आया विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब आया? ये 1904 में आया। ठीक है, इसके बाद फिर आया क्या? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट सीक्रेट एक्ट आया। ये कब आया भाई? तो ये आया, ये भी 1904 में आया। आगे देखते हैं और कौन कौन से इन्होंने अधिनियम लाया या कौन कौन सी ऐसी नीतियां इनकी आई। तो एक और आया क्या? बंगाल विभाजन। ये तो सबसे खतरनाक है, बंगाल विभाजन। सबको पता है कब हुआ? 1905 में। यानी ये सारी नीतियां, ये जो सारी चीजें हुई इसी ड्यूरेशन में। तो ये जो है सबसे बड़ी चीज क्या कर दिया? गरम दल को जन्म देने का ये सबसे बड़ा कारण है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो शायद ये गरम दल न बनता। लेकिन ये जितने सारे कह सकते हैं कि तकलीफ देने वाले या कह सकते हैं कि परेशान करने वाले जो अधिनियम या इनके जो नीतियां आई, इनसे लोग काफी दुखी हुए। और धीरे धीरे जब क्या होता है, जब लोग प्रताड़ित होते हैं ना, बहुत ज्यादा जब प्रताड़ित हो जाते हैं तो विरोध करना शुरू कर देते हैं या बदला लेना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि जो अंग्रेजी हुकूमत की जो नीतियां थी वो भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा खिलाफ थी या इतनी कठोर थी कि भारतीय उससे परेशान रहते थे। और यही जन कारण जो बना, यही सारे जो कारण बने, वो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको तेजी करने में, या इसकी जो बहुत तेजी से ये चल निकला। पहले तो चल रहा था लेकिन धीरे धीरे चल रहा था, मनाने और सुनाने की प्रक्रिया चल रही थी।
मान जाओ, लेकिन इन सबसे जब कोई फायदा नहीं हुआ और इन सारी नीतियों की वजह से गरम दल ने जब जन्म लिया, है ना। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, अगर हम बात करें 1896 से, और कारण है गरम दल बनने का। 1896 से लेकर अगर हम बात करें 1900 तक, 1896 से लेकर के 19, यानी 4 साल, ये जो बीच था, ये बीच का समय था, ये भारत में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल था। लेकिन इसी के बाद, इसी अकाल के ही दरमियान, या कह सकते हैं कि अकाल के ही समय में दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार लगाया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जो कि कब किया गया, 1903 में। यहाँ भारतीय जो है अकाल में मारे जा रहे हैं, या खाने के लिए कुछ भी इनके पास शेष नहीं है, ये परेशान है। लेकिन दिल्ली हुकूमत के द्वारा इनको अनाज, पैसे न दे करके, काम न दे करके क्या किया जा रहा है, दिल्ली दरबार लगाया गया। और इसमें इतना ज्यादा खर्च किया गया कि भारतीय क्रुद्ध हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए कि अपना दरबार लगा करके तुम इतना ज्यादा खर्च कर रहे हो। और उस समय के टाइम जो है करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे दिल्ली दरबार में। हम बात करेंगे एक नया अलग वीडियो में, बात करेंगे दिल्ली दरबार क्या है। ये अंग्रेजी हुकूमत में 3 बार लगाया गया था दिल्ली दरबार। हम बात करेंगे तीनों के बारे में, क्या हुआ उस समय और क्या उसका परिणाम रहा। ठीक है, तो ये जो है गरम दल को भड़काने के लिए क्या था, ये घी में, आग में घी डालने के बराबर था। दिल्ली दरबार लगाया गया, बहुत खर्चा किया गया, तो लोग क्या हो गए, क्रुद्ध हो गए, यानी गुस्से में हो गए कि हमें खाने के लिए नहीं है और हमारे ही पैसे को तुम अपने ऐश-अय्याशी के लिए उड़ा रहे हो, है ना। आइए बात करते हैं, और इसके बाद और क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो गरम दल का धीरे धीरे, तो इसमें देखेंगे तिलक और कुछ राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी नेताओं पर जो है राजद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। राजद्रोह का मुकदमा करके लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। डाल दिया गया, एक तरह से ये भी क्या किया, आग में घी डालने का काम कर दिया गया, है ना। लोग और भड़क गए। इसके बाद और क्या हुआ भाई, यानी हम ये देख रहे हैं कि ये जो गरम दल बना, किन किन कारणों से बना, या क्या ऐसे हालात हो गए थे, है ना। तो अगर हम कहें तो इन सभी जो घटनाएं हैं, इनकी प्रतिक्रिया में, या इनके एक्शन, इनको इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए लोगों में इस तरह की भावना जो है, इस तरह की गुस्से वाली जो भावना ने जन्म लिया, तो इसी से एक निकल करके आया क्या, गरम दल। और इसका मांग क्या था, सीधे सीधे भाई हमें स्वराज चाहिए, हमें अब तुम्हारे अधीन काम नहीं करना है, स्वराज की मांग किया इसने। इनका जो लक्ष्य बना गरम दल का, वो क्या बना, स्वराज प्राप्ति हमें अब चाहिए। और ये मांगने से नहीं मिलेगा, गरम दल ने ऐसा कहा, ये मांगने से नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर वहां पे क्या हुआ, संघर्ष तेजी से शुरू। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनकी जो कार्य पद्धति थी, जो कार्यशैली थी, जो इनकी विचारधारा थी, ये क्या थी, कैसी थी। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम विचारधारा व कार्यशैली इसकी, तो उग्रवादी धारा की या उग्रवादी चरण की, है ना। गरम दल की हम विचारधारा और कार्यशैली के बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज, जो उग्रवादी नेता थे ये क्या करते थे, ब्रिटिश जो हुकूमत थी या ब्रिटिश शासन से ये क्या करते थे, घृणा करते थे। ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे।
ठीक है। अगर हम वही बात करें और इसी में इसी के दौरान उनकी जो शैली थी, या कह सकते हैं तिलक ने एक सेंटेंस कहा था, एक स्टेटमेंट कहा था, वो क्या था? तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा इन्होंने कहा, है ना। फिर इसके बाद इसमें और क्या इन्होंने शुरू किया भाई? ब्रिटिश शासन से तो ये घृणा करते थे, तिलक ने इसी में कह दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसी में और क्या हुआ? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना। और बहिष्कार के साथ साथ क्या किया गया? स्वदेशी पर बल दिया जाने लगा, यानी स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी पर बल दिया गया, यानी इसको शुरू करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाने लगा। इसके साथ साथ देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज और बड़ी, बहुत बड़ी फैक्ट बनी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने जो है राष्ट्रवाद की पहचान जो है हिंदुत्व के भावना से कर दी, यानी कि अगर जो हिंदू है वो क्या है? राष्ट्रवादी है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि 1893 में तिलक ने जो है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जो है, गणेश महोत्सव या गणपति महोत्सव कह सकते हैं, महोत्सव की शुरुआत कर दी। लोग इस उत्सव में जुड़ने लगे, और जब जुड़ने लगे तो यहीं से क्या हुआ? लोगों को अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को इन्होंने क्या करने, ये टीम ने क्या किया? बताना शुरू किया। इस तरह से क्या हुआ? और इसके साथ साथ 1893 में तिलक ने क्या कर दिया भाई? गणेश महोत्सव की शुरुआत की। इसके साथ साथ 1895 में इन्होंने 95 में इन्होंने शिवाजी भी महोत्सव शुरू किया। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। इसकी भी शुरुआत हो गई। इससे क्या हुआ कि ये जो महोत्सव की शुरुआत हुई, यहाँ लोग इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा होने लगे तो ये अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों तक आसानी से क्या कर पा रहे थे? पहुंचा पा रहे थे। इसलिए एक तो हुजूम था, एक बड़ी जनसंख्या थी, ये धीरे 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 गर्म दल से क्या होती गई? जुड़ती चली गई। यानी हम ये कहें कि इन्होंने क्या किया? धर्म को, यहाँ तो धर्म हो गया यानी हिंदुओं से जुड़ा हुआ, या ये जो कह सकते हैं कि मराठों से जुड़ा हुआ, इन्होंने शुरू किया, कुछ ऐसा शुरू किया जिससे इस धर्म से जुड़े हुए लोग आने लगे, और धर्म को इन्होंने क्या किया? राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग कर दिया। राजनैतिक अस्त्र के रूप में धर्म को क्या किया? अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया भी? तो इसी में एक पॉइंट और देखेंगे हम, इनकी जो कार्यशैली में और क्या एक जुड़ा, आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए, ये आंदोलन और बड़े स्तर पे शुरू हो, या और दूर दूर तक लोगों तक ये आंदोलन का जो प्रभाव है ये पहुंचे, तो ये प्रभावी बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि योजना शुरू की गई, और उस योजना का नाम था क्या? राष्ट्रीय शिक्षा योजना। राष्ट्रीय शिक्षा योजना। और ये किसने शुरू किया?
तो ये शुरू किया गुरुदास बनर्जी ने। और इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसी के साथ साथ आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो है के तहत गुरुदास बनर्जी ने क्या किया भाई, इसमें इन्होंने तो बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया। बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया, जिससे लोगों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचाया जा सके, या लोगों को या ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इस आंदोलन में क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके। इसके लिए इन्होंने एक नई नई समितियां और नए नए लोगों को तैयार किया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। हम आगे बात करेंगे बंगाल विभाजन कैसे हुआ। अगर हम आपको पता ही होगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बंगाल विभाजन के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। बंगाल विभाजन का कारण क्या रहा, है ना, उसके परिणाम, बंगाल जब विभाजन हो गया उसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर, या अंग्रेजी हुकूमत पे क्या प्रभाव पड़ा, या बंगाल का क्या स्थिति हुई, उसके बाद क्या क्या गतिविधियां शुरू हुई, इन सभी चीजों को देखेंगे। और इसमें देखने वाले हैं हम आगे वाले वीडियो में। बहुत सारी चीजें वैसे कंटिन्यू चलती रहेंगी जब तक कि पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है समाप्त नहीं हो जाता। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।